नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 14। काम्या पढ़ते पढ़ते चुप हो गई और कबीर को जलती निगाहों से देखने लगी, जबकि कबीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो तुम इसी के लायक हो। सबको खुसुर फुसुर करता देख मिस्टर भाटिया बोले, प्लीज़ आप सब लोग शांत हो जाओ। यह मीटिंग रूम है, यहाँ की भी एक मर्यादा होती है, जिसका ख्याल शायद मिस खन्ना को तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम आप लोगों को तो बिजनेस के रूल पता होंगे। फिर काम्या की तरफ मुँह करके, मिस खन्ना आपको तो मैं बाद में देख लूँगा। मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला हूँ और हमारी कंपनी की तरफ से आपको आगे से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। हमारी कंपनी आपके साथ अब कोई भी काम नहीं करेगी। आप एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं, मुझे नहीं पता था। और इतना घटिया प्रपोजल देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप बाकी सबको भी अपने जैसा गिरा हुआ समझती हैं क्या? काम्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे। इतनी बेइज्जती तो उसकी आज तक कभी नहीं हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब हुआ क्या। वह अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाती है। मिस्टर भाटिया कबीर से बोलते हैं, मिस्टर कपूर, आई होप कि आपके पास तो प्रेजेंटेशन होगी देने के लिए और आप हमें मिस खन्ना की तरह निराश नहीं करेंगे। तो आइए और आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने कोट के बटन बंद करता हुआ खड़ा हुआ। उसने अपने सामने रखी हुई फाइल उठाई और उसमें से पेन ड्राइव निकालकर प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखाई। वह बहुत ही आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दे रहा था और सब उसे ही देख रहे थे। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर बाकी सबको लगा कि शायद यह प्रोजेक्ट कपूर को ही मिले। उसके बाद सब ने एक एक करके अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद मिस्टर भाटिया अपनी टीम से डिस्कस करने लगे कि किसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी है और यह प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह विनर अनाउंस करने के लिए सामने आए। कबीर को कहीं ना कहीं ये विश्वास तो था कि प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी उसे। मिस्टर भाटिया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वैसे तो सारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी, लेकिन प्रोजेक्ट तो किसी एक को ही मिलेगा। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन तो ऐसी थी जिसके बारे में ये कहना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सी बेहतर है। हमारी टीम को दो कंपनियों का प्रपोजल सबसे बेस्ट लगा, इसलिए इन दो कंपनियों के बीच में टाई हुआ है। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट भी इन दोनों कंपनियों को दिया जाता है और वह कपूर इंडस्ट्रीज एंड ठाकुर एंटरप्राइजेज। यह सुनते ही कबीर के चेहरे पर जहाँ एक सुकून आ गया, वही कुणाल खुशी के मारे अपनी सीट से ही उछल पड़ा। सब लोग अपनी अपनी सीट से खड़े हुए और राजेश ठाकुर और कबीर को बधाइयाँ देने लगे। कबीर भी अपनी सीट से खड़ा हुआ और जाकर राजेश ठाकुर के पैर छुए। कुणाल भी आकर कबीर के गले लग गया और कबीर ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। फिर कबीर और राजेश जी ने जाकर मिस्टर भाटिया से हाथ मिलाया और कल सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात करके भाटिया वहाँ से चले गए। ईशान और काम्या एक तरफ खड़ा देखकर कबीर उसके पास गया और बोला, क्या हुआ काम्या? कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। लगता है मीटिंग में तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो गई। वैसे सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, तुम नहीं दोगी? काम्या, मेरी परवाह करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर कपूर। जाकर अपनी और अपनी बीवी की परवाह करो। कबीर, मेरी बीवी की तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है? वह मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग अलग रखता हूँ। ईशान, ओह रियली? लगता तो नहीं है। कबीर, वैसे खेल तो अच्छा खेला था तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए, लेकिन शायद तुम भूल गई कि मैं कबीर कपूर हूँ। अब मैं वो कबीर नहीं रहा जिसे तुम आसानी से पागल बना सकती थी। तो वो कबीर दिल से सोचता था और ये कबीर दिमाग से सोचता है। प्लानिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो फ्लॉप हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्लान बनाओ तो फुल प्रूफ बनाना। तुम तो मुझे बेवकूफ़ बनाने चली थी और देखो खुद ही बेवकूफ़ बन गई। बिजनेस में ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं होती। वैसे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर काम्या। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें कबीर, क्या किस्मत पाई है तुमने। पहले गर्लफ्रेंड और अब बीवी, दोनों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। तुम दोनों में किसी का भी ट्रस्ट नहीं जीत पाए।
तुम्हें लग रहा है कि मैं हार गई, लेकिन देखो मैं तो हार कर भी जीत गई। प्रोफेशनली ना सही, पर्सनल ही सही, तुम्हें बर्बाद तो मैंने कर ही दिया कबीर। क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी लड़की के साथ कभी भी रहना नहीं चाहोगे जो किसी और से प्यार करती हो। हाँ, अब सोचो कि जीत का जश्न मनाओगे या हार का मातम। कबीर, तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है काम्या, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई वजह रहने ही नहीं दूंगा जिससे तुम्हें कोई खुशी मिले। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी? नहीं, तुम अब भी गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रिधिमा को तुम्हारी वजह से छोड़ दूंगा? तुम गलत हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कबीर किसी को भी उस गलती की सज़ा नहीं देता जो उसने की ही ना हो, समझी तुम? यह कहकर कबीर उन दोनों के पास से चला गया और उस मीटिंग के रूम से बाहर आ गया। रिधिमा भी वहीं बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा सब कबीर और राजेश जी को कांग्रेट कर रहे थे, तो वह समझ गई कि ये प्रोजेक्ट हो ना हो कबीर और राजेश जी को ही मिला है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। रिधिमा ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी सुन ली। अच्छा हुआ यह प्रोजेक्ट कबीर और डैड को ही मिला है। थैंक यू, आपने मेरी गलती की सज़ा कबीर को नहीं दी। ईशान और काम्या गुस्से से मीटिंग रूम से निकल गए। वह दोनों जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने रिधिमा दिखाई दी। काम्या तो उसे घूरते हुए वहाँ से बाहर निकल गई, लेकिन ईशान उसके पास जाकर उससे बोला, तुम्हारी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? रिधिमा उसकी आंखों में देखती है, अरे वाह, धोखेबाज को धोखा मिला तो कितना बुरा लग रहा है। और तुम्हारे मुंह से धोखे की बात अच्छी नहीं लगती। जो तुमने मेरे साथ किया है ना ईशान, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें यह प्रोजेक्ट मिलना ही नहीं चाहिए। तुम इसके लायक नहीं थे। जो लोग धोखे से कुछ पाना चाहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ईशान, अरे वाह, छोटी सी चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। अब गूंगे भी बोलने लगे हैं। लेकिन भूलो मत कि मैं भी ईशान खन्ना हूँ। तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ धोखा करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे उस सो कोल्ड हस्बैंड की जान ले लूँगा। देखना तुम। रिधिमा गुस्से से, तुमसे जो बन पड़े वो करो। अब मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती। तुम्हें जितना बुरा करना था मेरे साथ कर चुके हो। अब और कुछ भी बाकी नहीं बचा है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट खो दिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को गलत समझा, शादी जैसे पवित्र रिश्ते की अहमियत नहीं समझी और कबीर जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया। जानते हो, तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छीन सको। ईशान, हाँ जाने मन, कह तो तुम सही रही हो कि अब बर्बाद होने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। वैसे भी कबीर को तुम्हारी असलियत तो पता चल ही चुकी है। अब तो बस यह देखना है कि वह तुम्हारे साथ क्या करता है। ये कहकर ईशान उसे टफ लुक देता हुआ वहाँ से चला गया। रिधिमा ने एक नज़र कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर ढेर सारी खुशी चमक रही थी। वह कबीर और अपने डैड के पास आई, लेकिन रिधिमा के आते ही राजेश वहाँ से हटकर किसी और के पास चले गए। रिधिमा को उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपना सिर झटका और कबीर और कुणाल से बोली, रिधिमा कबीर से, कॉन्ग्रेचुलेसन कबीर और कुणाल, तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और फाइनली ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल ही गया। कबीर, कुणाल एक साथ थैंक यू। फिर रिधिमा राजेश के पास गई और अपने डैड के गले लगकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू डैड। लेकिन राजेश जी उसे खुद से दूर करते हुए बोले, रिधि बेटा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्यों किया आपने यह सब? और यह कहकर वह भी वहाँ से चले गए। रिधिमा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके डैड ने उससे ये बात क्यों कही। वो यह सब सोच ही रही थी कि उसने सामने देखा तो कबीर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ ही चलकर आ रहा था। उसके करीब आकर कबीर ने उसे कस कर गले लगा लिया। लेकिन आज उसके हग में हमेशा वाली बात नहीं थी। उस हग में उसे कबीर का प्यार नहीं बल्कि गुस्सा महसूस हो रहा था। कबीर उसके कान में बोला, मिसेज कपूर, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल ही गया। देखो ना, तुमने कितनी कोशिश की कि मुझे ये प्रोजेक्ट ना मिले, कितने प्लान बनाए, कितना बड़ा धोखा दिया मुझे, लेकिन फिर भी मुझे यह प्रोजेक्ट मिल ही गया। कबीर की यह बात सुनकर रिधिमा की आंखें खुली की खुली रह गई।
उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसके पूरे शरीर में कपकपी पैदा हो गई। वह अपने मन में बोली, इसका मतलब कबीर को पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ पता था। कबीर उससे अलग हुआ तो कबीर ने देखा कि रिधिमा भरी आंखों से उसे देख रही थी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले गया। बाहर जाकर अपनी गाड़ी की आगे की सीट पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठकर गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। रिधिमा घबराते हुए, कबीर प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी, लेकिन तुम मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है, मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी उस ईशान के प्यार में। कबीर बोला, रिधिमा मेरी बात सुनो। लेकिन रिधिमा उसकी बात सुने बिना ही आगे कहने लगी, नहीं कबीर, मुझे मालूम है तुम्हें इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो सकता है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से भी उठाकर बाहर निकाल दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन कबीर को रिधिमा की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो रिधिमा की बात को बीच में काट कर उस पर ज़ोर से चिल्ला दिया, सटअप रिधिमा, सटअप, चुप हो जाओ। उसके इतनी तेज़ चिल्लाने से रिधिमा डर गई और उसने अपनी कुर्ती कस कर पकड़ ली और नज़रें नीची करके बोली, आई एम सॉरी कबीर। कबीर रिधिमा की तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, यह लो, पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। रिधिमा उसे एकटक देखने लगी तो वह बोला, मैंने कहा पानी पी लो। रिधिमा ने झट से उसके हाथ से बोतल ले ली और एक ही साथ में पूरी बोतल खाली कर दी। कबीर, देखो रिधिमा, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अभी तुम घर जाओ, मेरी अभी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे काम करना है, हम लोग इस बारे में शाम को बात करते हैं। रिधिमा रोते हुए, लेकिन कबीर मैंने कहा घर जाओ। रिधिमा फिर से बोली, आई एम सॉरी कबीर मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने कहा ना हम शाम को बात करते हैं। रिधिमा फिर से बोली, कबीर मुझे तुमसे। कबीर उसके मुंह पर उंगली रखते हुए, मैंने कहा ना अभी घर जाओ, शाम को बात करेंगे, ड्राइवर दूसरी गाड़ी में है, वह तुम्हें घर छोड़ देगा। कबीर की बात सुनकर रिधिमा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो कबीर ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकलकर रिधिमा को हाथ पकड़कर गाड़ी से निकाला और दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। कबीर ड्राइवर को बोला, मैडम को घर छोड़ाओ। इस सब के बीच में रिधिमा की निगाहें तो बस कबीर पर ही टिकी हुई थी। फिर उसके बाद कबीर भी कुणाल के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया और रिधिमा घर आ गई। घर आकर रिधिमा सीधा अपने बेडरूम में गई और धम से जाकर बेड पर बैठ गई और जो भी कुछ आज और कल उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और सोच रही थी कि अब आगे कबीर उसके साथ क्या करेगा। यह सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई और वह वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम को उसकी आंख अपने फ़ोन की आवाज़ से खुली। उसने देखा तो फ़ोन कबीर का था। कबीर का नाम देखते ही उसको घबराहट हो गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया और वो सोच में डूबी हुई फ़ोन को निहारे जा रही थी कि फ़ोन एक बार कट गया, दोबारा बजने लगा। अब की बार रिधिमा ने हिम्मत जुटाकर फ़ोन उठा ही लिया और बोली, रिधिमा, हेलो कबीर। रिधिमा, आज शाम को मेरे ऑफिस वालों ने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी दी है और उसमें तुम्हारा शामिल होना भी ज़रूरी है, इसलिए शाम को 7 बजे तैयार रहना। मैंने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सअप कर दिया है तो ड्राइवर के साथ वहाँ आ जाना। रिधिमा, लेकिन कबीर अभी मेरे पास टाइम नहीं है रिधिमा तुम्हारी बात सुनने के लिए। जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ, टाइम से पहुँच जाना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा। रिधिमा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे और कबीर के बर्ताव तो उसे और भी ज़्यादा परेशानी में डाल रहा था। ऊपर से यह बात, पार्टी में जाने का प्रेशर। वो बेमन से खड़ी हुई और जाकर तैयार होने लगी। वो 7 बजे तैयार होकर पार्टी के वेन्यू पर पहुंची। बाहर ही उसे कशिश मिल गई तो वह कशिश के साथ अंदर आ गई। कशिश ने उसे ले जाकर कबीर के साथ में खड़ा कर दिया। रिधिमा बार बार कबीर से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कबीर उसे अवॉइड कर रहा था। पार्टी में रिधिमा के माँ पापा, सिद्धि, राजीव और छोटी सी मायरा भी आई थी। रिधिमा के मम्मी पापा भी उससे खफा थे। कबीर सबसे जाकर मिला और फिर बाकी लोगों के साथ बात करने लगा। तभी कुणाल ने माइक संभाला। कुणाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये पार्टी हमें हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को मिलने का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भाई, मेरे आइडियल कबीर कपूर को। सो गिव हिम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यह सुनकर जब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं
तभी कुणाल कहता है, और आज की खुशी में मिस्टर कबीर कपूर अपनी प्यारी सी आवाज़ में हम सबको एक गाना सुनाएंगे। कुणाल की यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी यह विश्वास नहीं होता कि हर वक्त इतने गुस्से में दिखने वाला कबीर गाना भी गा सकता है। वहीं कबीर गुस्से में कब कुणाल को घूरने लगता है तो कुणाल उसको देखकर दांत दिखाकर हंसने लगता है। कबीर रिधिमा को देखते हुए, ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो हमको ना दोबारा मिला। हर वक्त अंधेरा है दिल में, चाहे धूप रहे या रात रहे, कुछ भी तो नहीं बदला हममें, बर्बाद थे हम बर्बाद रहे। हम जिनके लिए दुनिया भूले उनको भी हम याद रहे। हमें अपने मुकद्दर से बस एक शिकायत है, क्या बात हुई क्यों साथ ना हमको दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो हमको ना दोबारा मिला। जहाँ सब कबीर के गाने की तारीफ़ कर रहे थे, वहीं रिधिमा, कुणाल और रिधिमा के परिवार वाले उस गाने के पीछे का मतलब समझ रहे थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद कबीर को छोड़कर सब घर वापस आ गए। रिधिमा पार्टी से अकेले नहीं आना चाहती थी, लेकिन कबीर के कहने पर उसे आना पड़ा, क्योंकि शायद कबीर उसके साथ नहीं आना चाहता था। वह काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटी हुई कबीर के बारे में सोच ही रही थी। वो अभी भी पार्टी वाले कपड़े में ही थी। वो थोड़ी देर में सो गई थी। कबीर अभी तक वापस नहीं आया। वह सो ही रही थी कि कमरे में किसी चीज़ की आवाज़ से उसकी आंख खुली। वो उठी और अपनी नींद भरी आंखों से देखने लगी तो उसने देखा कि कबीर एक सूटकेस में कपड़े पैक कर रहा था। उसे इस तरह पैकिंग करता देख रिधिमा कबीर से बोली, कबीर यह तुम क्या कर रहे हो। कबीर बिना भाव के बिना उसकी तरफ देखे बोला, दिखाई नहीं दे रहा, पैकिंग कर रहा हूँ। रिधिमा को उसके इस तरह जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या। कबीर, हाँ, लेकिन मैं नहीं, तुम। रिधिमा हैरानी से, मैं, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ। कबीर रिधिमा की तरफ देखते हुए, तुम अपने घर जा रही हो। रिधिमा, लेकिन मैं अपने घर में ही हूँ कबीर। कबीर, लेकिन यह तुम्हारा घर कभी था ही नहीं। तुम अपने पापा के घर जा रही हो, वह भी हमेशा के लिए। रिधिमा, कबीर तुम पागल हो गए हो क्या, जो ऐसे बातें कर रहे हो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुम चाहो तो सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। कबीर बैग की चैन लगाते हुए बोला, देखो रिधिमा, मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और हमेशा से ही इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, तो बस मैं तुम्हारे सामान पैक कर रहा हूँ। जो तुम चाहती थी उसमें तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रिधिमा उसके पास जाकर उससे बोली, लेकिन तुमने कहा था कि हम बात करेंगे। कबीर बैग को साइड में रखते हुए बोला, हाँ हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह तो कर तू। कबीर ने रिधिमा को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, देखो रिधिमा, सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, सच में। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह के गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। मैं चाहता तो कब का तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर देता, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए भी हमें कम से कम 6 महीने का साथ रहना ज़रूरी था, और हमारी शादी के 6 महीने पूरे होने में अभी 20 दिन बाकी हैं। तो बस अब 20 दिन और इंतज़ार कर लो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रिधिमा, कबीर प्लीज़ मेरा विश्वास करो। कबीर, विश्वास, सीरियसली। रिधिमा, प्लीज़ कबीर मुझ पर ट्रस्ट करो। कबीर तिरछा मुस्कुराकर, ट्रस्ट, रियली। ट्रस्ट का मतलब भी समझती हो तुम। ट्रस्ट जैसा शब्द बहुत बड़ा होता है, और शादी जैसे रिश्ते की नींव भी इसी ट्रस्ट पर टिकी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों के बीच ट्रस्ट जैसा कुछ भी नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास करती हो और ना ही मैं तुम पर। रिधिमा नीचे ज़मीन की ओर घुरे जा रही थी। वो हकलाते हुए बोली, कबीर आई एम सॉरी। कबीर, सॉरी, लेकिन किस लिए रिधिमा। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। रिधिमा, कोई और क्या करता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कबीर, गलती तो मेरी है जो मैंने यह सब किया और तुम पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। कबीर बोला, भरोसा, वो भी मुझ पर। तुम्हें तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने ही काम्या का अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स किया था और उसका
एक्सीडेंट भी मेरी वजह से ही हुआ था। इवन उसके साथ जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ, उस सब की वजह मैं ही हूँ। यही जानती हो ना तुम, और मानती भी हो। कबीर के ऐसा करने पर रिधिमा कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे चुप देखकर कबीर फिर से बोला, अब क्यों चुप हो? कहीं यही तो सब तो हो ना तुम, जानती हो ना तुम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मतलब कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहेगा और तुम यकीन कर लोगी। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए 5 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जब मैंने आज तक तुम्हें अपनी बीवी होने के बावजूद भी कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, तो मैं किसी और के साथ ऐसा क्यों करूँगा? रिधिमा, तुम्हें अभी भी लगता है मैंने तुम्हें ये शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह गलत है। जितना तुम मजबूर थी उतना ही मैं भी मजबूर था इस शादी को करने के लिए, क्योंकि मेरी दादी माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था और उन्हें ना कहना मेरे मन में, मेरे बस में नहीं था। दादी माँ तो ना जाने कब से तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहती है। मेरी दादी माँ ने तो काफ़ी साल पहले तुम्हारी बहन को मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी, इसलिए दादी माँ ने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारे डैड हमारे घर आए तुम्हारा रिश्ता लेकर, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी ईशान जैसे इंसान से हो, या तुम ईशान के चक्कर में आकर कोई भी गलत कदम उठा लो। इसलिए वह तुम्हारी शादी अपने किसी भरोसेमंद इंसान से जल्द करा देना चाहते थे, और शायद उन्हें वो भरोसा मुझ में नज़र आए। मैं जानता था यह कोई उम्र नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, लेकिन तुम गलत रास्ते पर थी। उसे बचाने के लिए तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। जब तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आए तो दादी ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि एक तो वो मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी, और दूसरा वो लड़की तुम थी। तुम्हारे डैड के मेरे डैड पर बहुत बड़ा एहसान था, जिन्हें चुकाने के लिए मैंने भी ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने तुम्हारे बारे में शुरू से सब कुछ जानता था। तुम्हारे डैड ने शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। रिधिमा, मैं जानता था कि तुम और ईशान एक रिलेशनशिप में हो, और ईशान की बहन काम्या है, वो लोग कितने शातिर हैं ये तो मैं अच्छे से जानता था। लेकिन मुझे बर्बाद करने के लिए वो लोग तुम्हें मोहरा बनाकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं ये तो जानता था कि काम्या तुम्हें मेरे खिलाफ मैनिपुलेट ज़रूर करेगी। तुम्हें अभी भी लगता है रिधिमा कि मैंने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की होगी। ये कहकर कबीर ने रिधिमा की तरफ देखा तो रिधिमा ने भी कबीर की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया, ना में हिला दिया। रिधिमा को ना में सिर हिलाता देखकर कबीर फिर से बोला, सच बताना रिधिमा, क्या तुम अब भी काम्या की कही हुई बातों पर विश्वास करती हो? रिधिमा धीरे से बोली, नहीं। कबीर, अच्छा यह बताओ उसने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या कहा? रिधिमा धीरे से बोली, नहीं। कबीर, अच्छा यह बताओ उसने तुमसे मेरे बारे में क्या? रिधिमा रोते हुए काम्या और ईशान के साथ हुई अपनी सारी बातें कबीर को बताती है कि कैसे काम्या ने उसे अपनी कॉलेज में एडमिशन, कबीर से दोस्ती, फिर प्यार और फिर अबॉर्शन तक सारी बातें बताई। रिधिमा ने भी उसे यही बताया कि काम्या ने उससे कहा कि कबीर ने उसके अपने बदले के लिए धोखा दिया और वो अब उस धोखे का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो फाइल। रिधिमा की बात सुनकर पहले तो कबीर मुस्कुराया, फिर अचानक से सीरियस होकर उसे देखते हुए बोला, ओके ओके, तुम्हें इतना भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब में काम्या की कही हुई सारी बातें तो सच ही है, सब कुछ झूठ नहीं बताया उसने तुम्हें। यह सच है कि मैंने उससे कभी प्यार करता था, प्यार ही नहीं बल्कि पागलों की तरह प्यार करता था। तुम जानती हो रिधिमा, जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ था, पागल था और नासमझ भी। जल्द ही लोगों पर विश्वास कर लेता था। मैं काम्या से बहुत प्यार करता था और उसके प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। सब कुछ का मतलब समझती हो तुम? सब कुछ तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जानती हो, मैं तो उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि जब उसने मुझसे दादाजी और दादी माँ को छोड़ने के लिए कहा तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी यह बात मानने के लिए भी तैयार हो गया था। यह बात कहते कहते उसकी मुठ्ठियाँ गुस्से से बिछ गई। कॉलेज में हम दोनों बेस्ट कपल के नाम से जाने जाते थे। पूरा कॉलेज हमारे बारे में जानता था। मैं उसे दीवानों की तरह प्यार करता था और वह सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक करती रही।
सिर्फ और सिर्फ नाटक। बहुत अच्छी एक्टर थी वो। फिर काम्या ने एक दिन मुझे बताया कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो मैं इतना खुश हो गया कि मेरे पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बहुत खुश था मैं तो उसी वक्त उससे शादी करना चाहता था। यह कहते कहते वह एक पल के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोला। उसने मुझसे कहा कि मेरे दादाजी ने उसके डैड के साथ बहुत बुरा किया है, उनकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जानती हो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे तुम ईशान की बातों पर विश्वास करती थी। सबके मना करने के बाद भी तुमने कभी ईशान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही मैं भी काम्या पर विश्वास करता था। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि उसकी चाल को समझ ही नहीं पाया। उसने मुझसे मेरे दादाजी को लेकर लॉकर से एक फ़ाइल चुराने के लिए कहा, और जानती हो रिद्धिमा, मैंने क्या किया? मैंने वह फ़ाइल चुराई भी और साथ ही साथ उसे दे भी थी, और यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कबीर तो बस आज अपने दिल का हर दर्द बहा देना चाहता था। वो चाहता था कि रिद्धिमा अब किसी भी गलतफहमी में ना रहे, उसे किसी भी तरह का कोई गिल्ट ना रहे, वो उसके घर और ज़िंदगी से खुशी खुशी जाए। वो अपनी बातें कहे जा रहा था और रिद्धिमा चुपचाप सब कुछ सुने जा रही थी। तो वो आगे बोला। उसे फाइल देने के बाद अगले दिन जब मैं उसके फ्लैट पर उससे मिलने गया तो मैंने उसे किसी और लड़के के साथ वहाँ देखा। वो उस वक्त उस लड़के की बाहों में थी और बहुत खुश भी थी। यह सब अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, तो मैं उसे कुछ कहने के लिए अंदर जा ही रहा था, लेकिन अपना नाम सुनकर चुपचाप वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर काम्या मेरे बारे में ही उस लड़के से बात कर रही थी। मैंने सुना कि काम्या कह रही थी, कबीर तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसमें तो अकल नाम की चीज़ नहीं है। वो मेरे पीछे ऐसे लट्टू होकर घूमता है कि बस पूछो ही मत। जानते हो क्या किया उसने? मेरे कहने पर अपने दादाजी को ही धोखा दे दिया। अपने दादाजी की कंपनी की इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन बिना किसी सवाल के मुझे लाकर दे दी। अब मेरे डैड उसके दादाजी की कंपनी को बर्बाद कर देंगे। वो तो मेरी उंगलियों पर नाचने वाली एक कठपुतली की तरह है, जिसे मैं जैसा चाहूँ नचा सकती हूँ। वह बेचारा तो यह भी नहीं जानता कि जिस बच्चे को अपना मानकर वह इतना खुश हो रहा है, वह मुझसे जल्द से जल्द शादी भी करना चाहता है। वो बच्चा तो उसका है ही नहीं। ये कहकर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी यह हंसी उस वक्त मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह महसूस हो रही थी। उस टाइम मैं टूट टूट चुका था, बिखर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। रिद्धिमा धीमी आवाज़ में, तो फिर काम्या का अबॉर्शन, और अबॉर्शन पेपर पर अबॉर्शन का रीजन उसका सीढ़ियों से गिरना था, और फिर उस हॉस्पिटल के रजिस्टर में तुम्हारे साइन, अबॉर्शन पेपर पर हस्बैंड के कॉलम में तुम्हारा नाम, और यही नहीं, उस पर एज हस्बैंड तुम्हारे सिग्नेचर भी थे। वो सब। कबीर उसे देखते हुए बोला। उस दिन मैं उसके फ्लैट से चुपचाप निकल आया। उस दिन के बाद ना तो मैं उससे मिला और ना ही उससे कोई बात की। खुद को यूँ इग्नोर करना उसे पसंद नहीं आया, तो एक दिन वो खुद ही मेरे फ्लैट पर चली आई। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया और उससे दरवाजे पर खड़े होकर ही बात करने को कहा, लेकिन हमारी बातें धीरे धीरे बहस में बदल गई। मैंने उसे बताया कि मैं उसका सच जान चुका हूँ और अब उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सच उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हाथापाई पर उतर आई। उसी हाथापाई में उसे धक्का लगा और जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। फिर इंसानियत के नाते मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसे एडमिट कराकर वहाँ से आने लगा तो डॉक्टर ने बताया कि अभी उसका अबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता था जिसे उस वक्त काम्या की मदद के लिए बुला पाता, इसलिए मैंने ही वहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और वहाँ से चला आया। लेकिन मेरी लाइफ में एक समस्या अब भी मुंह बनाए खड़ी थी कि मैं कैसे दादाजी का सामना करूँगा, कैसे सबको सच बताऊँगा, कैसे खुद की कंपनी को नुकसान से बचाऊँगा। मैंने तब तक अपनी कंपनी भी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने जो फाइल काम्या को दी उसने हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से उसके डैड ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी बैकरप्ट होने वाली थी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक फरिश्ता हमारी ज़िंदगी में आया, जिसने हमारी कंपनी को ना सिर्फ बचाया बल्कि दोबारा से उसे
उसी मुकाम पर लाने में भी हमारी पूरी मदद की। जानती हो रिधिमा वो शख्स कौन था? रिधिमा ने ना में अपना सिर हिलाया। कबीर, वो तुम्हारे डैड थे। यह सुनकर रिधिमा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। तो कबीर दोबारा से कहता है, हाँ, वो राजेश ठाकुर ही थे जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद की जब हमारी मदद करने को और कोई तैयार नहीं था। तो बताओ मैं कैसे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो मेरी मदद तुम्हारे लिए मांगने आए तो मैं कैसे उन्हें मना कर देता। इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। रिधिमा सच जानकर जितनी ज़्यादा परेशान थी उतनी हैरान हुई थी। रिधिमा को इस तरह हैरान परेशान देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हुआ और फिर रुककर बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रिधिमा रोते हुए, आई एम सॉरी कबीर, तुम्हें गलत समझने के लिए। कबीर उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, चुप हो जाओ रिधिमा, तुम्हें इस तरह बार बार माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानती हो हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना होते हुए भी एक चीज़ फिर भी कॉमन है, वह है हम दोनों का गलत रिलेशनशिप में होना। तुम्हें भी एक गलत रिश्ते का शिकार होना पड़ा, जैसे कि कभी मुझे। तुमने वही किया जो कभी मैंने किया था, इसलिए मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता। मैं इस वक्त तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब दिल टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तुम तो फिर भी बहुत बहादुर हो। मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो, सब कुछ बिखर गया था मेरे आसपास। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तक बहुत कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अब वक्त है सब कुछ सही करने का। रिधिमा कबीर से बोली, कबीर क्या हम एक दूसरे को एक चांस और नहीं दे सकते? कबीर रिधिमा के आंसू पोंछते हुए बोला, चांस का तो सवाल ही नहीं उठता रिधिमा। हम दोनों ना तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है। हम दोनों ही एज में भी बहुत फ़र्क है। तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक समझौते के तौर पर हुई थी, जिसमें मुझे तुम्हें ईशान से बचाना था और वह अब कर चुका हूँ। तो अब तुम्हें इस शादी से आज़ाद होना ही होगा। समझौते के रिश्ते दूर तक नहीं जाते, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। रिधिमा कबीर का हाथ अपने हाथ में पकड़ते, प्लीज़ कबीर, एक बार मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज़ इस रिश्ते को एक मौका और देने दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते को निभाने की। प्लीज़ कबीर। कबीर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, रिधिमा तुम्हारे आगे अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, बहुत बड़े सपने हैं तुम्हारे। तो अब जाकर वक्त मिला है तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का। तो अपने सपने पूरे करो। क्यों इस शादी के चक्कर में पड़कर सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो तुम? इस रिश्ते को निभा नहीं पाओगी क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। इसलिए अब आज़ाद हो जाओ इस रिश्ते से, और अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ कि अब जाकर ही सही सब कुछ ठीक तो हो चुका है। रिधिमा अपने गालों पर कबीर के रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कबीर कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एक मौका दे दो कबीर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की। कबीर मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करके सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ रिधिमा, अब और कुछ ठीक करने के लिए बचा ही नहीं है। शुक्र मनाओ कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। अगर ऐसा है तो इस रिश्ते को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? रिधिमा प्लीज़ कबीर, डोंट डू दिस टू मी। कबीर हल्के गुस्से से, प्लीज़ रिधिमा, इसे हम दोनों के लिए इतना मुश्किल मत बनाओ। रिधिमा गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं तो क्यों बार बार मेरे इतने करीब आते थे? जो थोड़े बहुत पल भी तुमने मेरे साथ बिताए वो सब क्या थे? कबीर उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, बह गया था मैं। हाँ, इतने सालों बाद किसी को खुद के इतना करीब पाकर खुद पर काबू नहीं रहा था। लेकिन सच तुम भी जानती हो रिधिमा, हम दोनों के बीच आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी या घर में रुक सको। मैंने तुम्हें ऐसी कोई भी वजह नहीं दी जिस वजह से तुम मेरे दिल से, मेरी भावनाओं से खेल सको। रिधिमा मानती हूँ ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन हर काम वजह से किया जाए यह कोई ज़रूरी तो नहीं। कुछ काम बेवजह भी कर लेने चाहिए। क्या तुम बेवजह मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने दे सकते? कबीर नहीं, मुझे मालूम है रिधिमा, तुम अभी गिल्ट में हो इसलिए ऐसा कह रही हो,
तुम्हें अभी भी यह लगता है कि तुमने मेरी कंपनी की फाइल चुराकर गलत किया है, इसलिए तुम इस रिश्ते को एक मौका देने की बात कर रही हो। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यह फैसला बहुत पहले ले चुका हूँ, इसलिए अब मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करो। रिद्धिमा अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ कबीर, हमारे रिश्ते को एक और मौका दे दो। कबीर अपना मुंह फेरते हुए, प्लीज़ रिद्धिमा, तुम और मैं कभी हम थे ही नहीं, तो हमारे बीच किसी रिश्ते का तो सवाल ही नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ घुटन महसूस होती है, और यह घुटन किस वजह से है मैं यह भी जानता हूँ। यह कहकर वो उसकी तरफ मुड़कर उसकी गर्दन पर अपने हाथ रख देता है और उसका मंगलसूत्र खोलने की कोशिश करने लगता है। रिद्धिमा को जब ये एहसास होता है कि कबीर क्या करने वाला है, तो वह अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है और उससे थोड़ा दूर होकर अविश्वास से उसे देखते हुए कहती है, कबीर, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? होश में तो हो? कबीर बिना किसी भाव के, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर रहा हूँ। रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाकर, शादी जैसे रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते कबीर, जो इतनी आसानी से बात से टूट जाएं। और तुम्हें किसने हक दिया मेरे गले में इसे उतारने का? माना कि इसे पहनाया तुमने था, लेकिन इसे उतारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और खबरदार, जो तुमने आज के बाद इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की। कबीर रिद्धिमा को मंगलसूत्र के लिए इतना प्रोत्साहित होता देखकर, और जो रिद्धिमा अब तक चुप थी, वो उसको अचानक इतने गुस्से में देखकर बहुत हैरान था। लेकिन वो अब किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन दोबारा से लाते हुए उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है, अगर तुम्हें इसे अपने गले में लटकाना चाहती हो तो बेशक लटका सकती हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे पहनकर तुम दोबारा से इस घर में रह सकोगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा रिद्धिमा। मेरा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाओ। रिद्धिमा धीरे से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती कबीर। क्या मेरा जाना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है कबीर? कबीर कि तुम्हें अपने लिए फैसले के आगे मेरा पछतावा, मेरे आंसू कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। कबीर प्लीज़ रिद्धिमा, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। यह कहते हुए कबीर वहाँ से खड़ा हुआ और बेडरूम से बाहर निकल आया। उसके जाते ही रिद्धिमा धम से ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कबीर को समझाए, कि वह क्या करे जो कबीर उसे जाने से रोक ले। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, भाभी के साथ ऐसा करना गलत तो है, लेकिन कबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार नहीं 2 बार गलत रिश्तों में फंस चुके हैं। उसने 2 बार धोखा खाया है। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।